नमस्कार मित्रों, मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में गर्मी चल रही है, राजनीतिक गर्मी भी है और मौसम की गर्मी भी है। मौसम की गर्मी ने तो बिल्कुल तापमान को सिर पर चढ़ा दिया है और वैसे जो राजनीतिक गर्मी है उससे लोगों का दिमाग वैसे ही गर्म चल रहा है। और अभी जो सबसे पॉपुलर वर्ड है इस समय देश में वो है राष्ट्र विरोधी। हर कोई हर दूसरे को राष्ट्र विरोधी बना रहा है। इससे खुद भी कंफ्यूजन होने लगता है कि राष्ट्र विरोध हो क्या रहा है। जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी जी, वो प्रधानमंत्री जी को और दूसरे लोगों को राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से पत्रकारों को और लोगों को राष्ट्र विरोधी बताया जा रहा है। एक बड़ी चर्चा नॉर्वे को प्रधानमंत्री जी की यात्रा को लेकर भी होगी कि जब पत्रकार ने सवाल पूछा, नहीं पूछा, उस पर क्या होना चाहिए, और हमारे बहुत सारे मित्रों ने उस पर अपनी तरफ से भी जवाब दिया। देश में संकट है, दुनिया में संकट है, ये तो साफ ही है। दाम बढ़ रहे हैं, ये भी साफ है। पेट्रोल के दाम 2 बार बढ़ा दिए गए हैं, सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, महंगाई भी बढ़ रही है। और ट्रम्प साहब जो हैं, वो वहां पर अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, देश को, दुनिया को कैसे संकट से निकालना है। तो ये जो संकट है और जो पहचान है हमारी राष्ट्र को लेकर, राष्ट्र विरोध को लेकर, देश प्रेम को लेकर, बहुत सारे आजकल हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं जिससे तय हो सकता है कि आप राष्ट्र विरोधी नहीं हो। तो ये जो पहचान का संकट हो रहा है बहुत सारे लोगों को, इस पर भी चर्चा करेंगे और देश दुनिया में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र शीतल पी सिंह साहब के साथ। शीतल पी सिंह साहब को आप जानते ही हैं, द हॉट शीतल जिन्हें मैं कहता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार तो आपको। आपके वो बहुत खरी खरी बात आपके करते हैं, दर्शकों देश को, दुनिया की बात को समझते हैं। देशवासियों और दुनिया जितने बड़े लोग हैं जो दुनिया भर में घूमते हैं, उनमें से एक नाम शीतल पी सिंह साहब का। लेकिन जी, यह है कि वो आपका देश में आशीर्वाद। भी बहुत घूमते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। ये जो शीतल पी सिंह है, ये तो हॉट बिना गर्मी के भी है। जी। क्या हो रहा है सर? ये जो आप राष्ट्र विरोधी करतब करते रहते हैं, और अब तो जी। बहुत सारे लोगों ने कह दिया, तो मुझे लगता है कि कोई बात में दम तो होगा। जी। जी, ऐसा हुआ कि कल राहुल गांधी ने भी जी। सत्ता में जो लोग हैं उनको, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को सीधे इंगित करके राष्ट्र विरोधी कह दिया, गद्दार कह दिया, जो इसके लिए गद्दार कहा पॉपुलर शब्द उन्होंने। गद्दार जी। का। इसके पहले उनको, उनका आईटी सेल, तमाम मंत्री, तमाम लोग और इवन ऊपर तक ये हो चुका है कि वो लोग भी उनको कह चुके हैं। तो मामला ऐसा नहीं है कि ये एक पक्षीय है। अब ये है कि इस वाले पक्ष से अभी शुरू नहीं हुआ था, अब इन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो अब दोनों पक्ष एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। अब बड़ी समस्या आप और हमारे जैसे लोगों के लिए है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को कभी ये गद्दार कहेंगे, कभी वो गद्दार कहेंगे। जिसके बारे में हम विवेचना करेंगे वो अप्रसन्न हो जाएगा और वो कहेगा कि आप गद्दार हैं। तो अब बड़ी ये समस्या हो गई। हम इतनी बड़ी आबादी, 150 करोड़ की आबादी गद्दार हो गई है एक तरह से। तो एक अलग दौर है, बड़ा सरल हो गया है ये, किसी को भी कुछ कहना। और हम लोग इसमें काफी लेकिन गंभीर मसला, हम लोग तो चलो, मैं तो छोटे लोगों में से हूँ, जो कहेगा कुछ कह देगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वाह। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहना, गृह मंत्री जी को गद्दार कहना और विपक्ष के नेता को गद्दार कहना, दूसरे पक्ष की तरफ से गद्दार या जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे नहीं पता, फिर कुछ लोग कहेंगे कि गद्दार नहीं कहा था हम, राष्ट्र विरोधी कहना, देश हित के साथ, इसको आप कितना जेन्युइन मानते हैं? क्या ये ठीक है? नहीं, ये बताता है कि हमारा जो विमर्श है उसमें स्तरहीनता कहाँ पहुंच गई है। देखिए, ये तो किसी भी गंभीर चर्चा में, या गंभीर न हो, सामान्य चर्चा में, सामान्य ज्ञान से हम सब लोग एक इसको समझ सकते हैं कि न ऐसे कोई गद्दार होता है और न ऐसे कहने से किसी को गद्दार साबित किया जा सकता। ये गाली गलौज से ठीक पहले वाली स्थिति, एक्चुअली ये भी गाली गलौज ही है। किसी को ऐसी संज्ञाओं से विभूषित करना जो अपमानजनक हो, गाली गलौज में ही आता है। फिर उसके बाद आप और नीचे जा सकते हैं, आपकी मर्जी। वो किस तो स्तर पर दरअसल गाली हम, पर जा सकते हो, अलग बात है। बस, तो दरअसल हम वहां पहुंच गए। इसलिए ये बता रहा है कि हमारा जो राजनय है उसमें विमर्श की क्वालिटी कहाँ पहुंच गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मामला सर्वत्र सा होता जा रहा है। ये तब हो रहा है जब अभी हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक शब्द संज्ञा से देश के बहुत सारे नौजवानों में बहुत आपत्ति हुई है।
उसके नाम पर एक पार्टी बन गई है एकाएक। उसमें हाँ, भी बड़ी पता चला एक मुझे, पार्टी भी बन गई। सुबह सुबह किसी ने भेजा मुझे एक ट्वीट, उसमें है कि शायद 90 लाख लोग उसके सदस्य बन गए हैं। तो ये रातों रात एक फेनामिना पैदा हुआ है, जो इस पे सोशल मीडिया पे आजकल नौजवान सब उसी पे रहते हैं। अब कोई नौजवान जो है, वो नौजवान पीढ़ी तो टीवी भी बहुत कम देखती है। अखबार पढ़ना तो टीवी ने बंद करा दिया था, सोशल मीडिया ने टीवी बंद करा दिया। टीवी बंद करा तो वो दिया। सब फोन पे होते हैं, और फोन में भी नए नए उपकरण आते रहते हैं। मैं तो अभी उस पर ठीक से हुई नहीं, मेरा खाता जरूर बच्चों ने खोल दिया इंस्टाग्राम पे, लेकिन मैं स्वयं उसमें कोई पोस्ट नहीं डाल सका हूँ, मेरी ओर से लोग डाल रहे हैं। अच्छा, चलो, मतलब तो ये हम और सब आप एक ही उसी जमात में बैठे हुए हैं। लेट है। मैं ये फेसबुक पे लेट मुझे है। 2012 में एक मित्र हैं जेएनयू के पुराने, और हमारे जनपद के ही हैं, मुझसे थोड़े से उम्र में भी बड़े हैं। तो वो असरार भाई हम लोगों के दोस्त हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था कि तुम यार कहीं सोशल मीडिया पे भी नहीं हो, पत्रकार काहे के हो? तो मैं ट्विटर पे भी नहीं था, इस पे भी नहीं था, कहीं नहीं था। तो उन्होंने पकड़ के बताया कैसे फेसबुक के अकाउंट खोलते हैं, खुलवा दिया। फोन कर करके उन्होंने खुलवा दिया था 2012 में। तो एक दो साल तो समझने में लग गया, नहीं हुए। फिर थोड़ी बहुत एक्टिविटी बढ़ी, फिर उसके बाद अब उस पे है, तो उस पे लोग कुछ देखते रहते, सुनते हैं। फिर ऐसे ही मुझे लगता है कि कई साल बाद राहुल गांधी ट्विटर पे आए हैं 15-16 में, जब मोदी जी, जी सत्ता में आ लेट गए है। तब। जी। और हम उनसे भी और लेट थे। कई साल बाद हमने भी ट्विटर अकाउंट हम भी। अकाउंट पे किया, लेकिन अभी तक उस पे ढंग से एक्टिव नहीं हो पाए। और जी। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ हमारे बॉक्स है, हमारा खाता खुला हुआ है, लेकिन हमारी ओर से उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। यही लोग बच्चे बच्चे उसमें डाल देते हैं। खैर, जी। तो ये जो पीढ़ी है अभी, नौजवान पीढ़ी, इस ये तो सब हाथ में इनके फोन है, और फोन में ये उपकरण, ये एप्स हैं, और इन एप्स पे उनकी सक्रियता है। तो वो ये तो जी। एक क्लिक अवे होता है, एक क्लिक अवे से वो 90 लाख पे पहुंच गए। इतनी तेज तो कोई पार्टी इस देश में न बनी न पहुंची। उसमें पता लग रहा है कि एक्चुअली आम आदमी पार्टी के बहुत सारे पुराने जो लोग थे, जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो डिसग्रंटल गए। हो गए थे आम आदमी पार्टी से, हो गए थे, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को कभी सेवाएं दी थी, अब निराश हो गए थे। उस तरह के बहुत सारे लोग उसमें एक्टिव हो गए। और दूसरे, निश्चित तौर पर बेरोजगारी ने नौजवानों में बेचैनी तो कर ही रखी है। महंगाई आपने बताया है, उससे औसत भारतीय घरों में, हमें गरीब देश है, वो ये तो खासी बहुत बेचैनी बढ़ता है। जा रहा है। मैं इस पर देख रहा हूँ ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे, ये जो पार्टी है वो तो हाँ, बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। हाँ, इसलिए इससे ये भी पता लग रहा है कि हम लोग भले ही देशद्रोही की परिभाषा न तय कर पाए, लेकिन देश के नौजवानों में बहुत ज्यादा बेचैनी है। और अभी चाहे अरे विपक्ष के तो लोग हों या कॉकरोच की सत्ता। रफ्तार इतनी, सर कॉकरोच की रफ्तार इतनी हो जाएगी तो क्या होगा? नहीं, कॉकरोच एक ऐसा वो है, कीट है, जिसको आसानी से खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मैं ये वैसे भी बात कह रहा था कि उसकी पहचान ये है कि उसको मारना, खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। मारना, वो प्लास्टिक की तरह है, वो हाँ, मरता नहीं है, मतलब मर के भी मरता जिंदा हो जाता है, इस तरह का है। नहीं। तो ये पता नहीं सीजेआई साहब ने क्या समझ के ये शब्द प्रयोग किया। हालाँकि उन्होंने बाद में सफाई भी दी अपनी कि ठीक है, मैंने हाँ, ऐसा नहीं कहा। लेकिन अब वो एक बार तो उन्होंने ये मौका दे ही दिया कि लोग उसके नाम पे लेकिन आप गुस्सा समझते अपना। हैं कि ये मतलब बेचैनी है। मैं इसको बहुत अंदरूनी बेचैनी समझ रहा हूँ नौजवानों की, युवा पीढ़ी की, जो हम शायद नहीं भी समझ पा रहे हो। देखिए, हमारे बगल में सब जगह, और दुनिया में बहुत जगह जहाँ छोटी आबादियां हैं, छोटे भूगोल हैं, वहां तो इस बेचैनी ने सरकारों को एकदम उलट पलट दिया है। हमारा देश चूंकि बहुत बड़ा है, एक लोकतांत्रिक अभ्यास है उसका 8 दशक का, एक उसके पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारों के होने का, किसी लोकतांत्रिक देश में जो होना चाहिए। दूसरे, वो दुनिया की सबसे बड़े आबादी का देश है, जिसमें राज्य सत्ता बहुत ताकतवर है। बहुत बड़ी हमारे पास सेना है, एक बहुत लंबा चौड़ा अर्धसैनिक बलों का हमारे पास रेवड़ है, और राज्यों के जो पुलिस बल हैं वो भी, उनकी भी संख्या बहुत विशाल है। तो हमारे देश में उस तरह की परिस्थितियां पैदा कर पाना, जैसा मुश्किल। दूसरे देशों को देख के लोग सोचते हैं, या ऐसे बहुत से नौजवान जो इन सब माध्यमों पे हैं वो सोचने लगते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन उसको घटा नहीं सकते। ये तो सरल है, ये तो मतलब ये स्पष्ट है। लेकिन निश्चित तौर पर उस गुस्से को व्यक्त करने के हमारी जानकारी के बिना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे इसमें से एक तरीका यही है, मतलब हमारी दिमाग में तो बिल्कुल ये नहीं आया था कि सीजीआई के एक शब्द संज्ञा से, जो ये इतनी अपमानजनक इतनी था देशवासियों के लिए, उससे इतनी लंबी, इतनी तगड़ी प्रतिक्रिया जनरेट की जा सकती है, और उसमें इतनी तेज लोगों का रिएक्शन कलेक्ट हो सकता है। ये भाई मेरी समझ से परे था, और हो सकता है हमारा ज्ञान है,
हम नहीं इसको तो ये स्वीकार करते ऐसा तो नहीं है कि हमारा ऑस्ट्रिच सिंड्रोम है कि हम बिल्कुल है। इंस्टाग्राम पर नहीं है, हम ट्विटर पर यस, नहीं है, हम फेसबुक को नहीं देखते, तो हमको लगता है कुछ हो हाँ, नहीं रहा देश में। और बिल्कुल इसको हम एक अपने चीज मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ सर, आपने बहुत गंभीर बात की दूसरे देशों का जिक्र करते हुए कि भाई भारत बड़ा देश है और उसमें ऐसा करना मुश्किल काम है। मैं सत्ता पलटना ही हमेशा कोई मकसद नहीं होता, है ना? लेकिन आप याद कीजिए, आपको तो याद होगा थोड़ा सा कि जो 73-75 में जो हुआ, उस समय तो ये प्लेटफॉर्म नहीं था। ये जो सारे प्लेटफॉर्म है जिसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी है, उस समय तो हम नैरो गेज वाले मूवमेंट पे चलने वाले लोग थे, लेकिन उसने भी बड़ा क्रांति कर दी थी। नहीं, उस समय अखबारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और बिल्कुल, प्रिंट जो था, ठीक है, वो इतनी स्पीड उसमें नहीं थी, लेकिन वो सुबह अखबार आते समय ही जहां अखबार आके गिरते थे, मतलब हम तो छोटे जिले के लोग हैं, छोटी तहसील, छोटे जिले, तो सुबह हमारे शहर में लखनऊ से छप के, तब राज्य जिलों में नहीं छपते थे, लखनऊ से जीप रात में चलती थी, जो लोकल एडिशन सुबह होते डाल थे वो पहले छप जाते थे और जो शहर का सिटी एडिशन एडिशन होता था लास्ट में छपता था। तो मान लीजिए वहां 10 बजे छप के जीप से चला, सुबह 4 बजे या 3:30 बजे सुल्तानपुर के बस अड्डे पे अखबार उतरना शुरू होते थे। मैं बता रहा हूँ उस समय ये संचेतना थी कि बहुत सारे लोग जो 5 बजे टहलने आते थे, वो सुबह अखबार लेते हुए जाते थे। तो अखबार उस समय निश्चित तौर पर इस माध्यम का, उसमें गति वो नहीं थी कि अब जैसे क्लिक अवे है कि एक क्लिक जी, किया तो वो राठी जो है बैठा हुआ है जर्मनी में और भारत में हाँ, उससे लाखों लोग जुड़ जाते हैं। बढ़िया। वो गति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो 5-6 घंटे 8 घंटे का डिफरेंस था, और इस बीच रेडियो सुना जाता था। उस समय रेडियो की भी बहुत बड़ी, बीबीसी की तो ऐसी लहर थी, हाँ, हम लोगों के, आपके भी, हमारे आप में थोड़ा ही तो अंतर है। तो उस जी, समय जी, रेडियो सुनने के लिए, और गाँव में क्या होता था, मजेदार बात है आपको, आपका कार्यक्रम हालांकि थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, 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 मेरे बताइए, चाचा हाँ, जो वो जॉब करते थे, तो वो रेडियो वेडियो लेके पहले आते थे, ट्रांजिस्टर होते थे। तो वो कई बार पकड़ता था, कई बार छोड़ता था, सू करता रहता था। तो कोई स्पॉट होते थे, जैसे आजकल इंटरनेट के लिए हम लोग स्पॉट चुनते हैं, वो हाँ, लेके उसको जाते थे उस पेड़ के नीचे या उस मड़हे में, उस जगह पे वो आ रहा सुनते होता थे, था। फिर लोगों बड़े बड़े उन पे कान लगा के सुन रहा है, वो क्या आज बीबीसी में आ रहा है। तो ये हुआ कि अरे आज गुजरात में ये हो गया, सब छात्रों ने विद्रोह कर दिया, अब जा रही है इंदिरा गांधी। तो और हमारे माँ पिता और उस जमाने के सारे हमारे जो बुजुर्ग थे, उन लोगों में कांग्रेस को लेके एक श्रद्धा थी। तो हम लोग ये सब नौजवान और छोटे लोग ये सब बातें करते, और हमारे चाचा यंग थे तो वो ये सब बातें करते थे। हमारे पिता और माँ डांटते थे, अरे ऐसे तुम्हारे कहने से इंदिरा गांधी चली जाएगी, नेहरू की बेटी है, फलाना। ये विवाद, ये दो पीढ़ियों में गैप होता था। वो गैप गैप आज हमारे आपके और इस नई पीढ़ी में भी है। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं नहीं उनको, उनके भावनाओं को उस तरह से अंडरस्टैंड कर परिचित पा नहीं रहे, हूँ कि जी, उनके अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि हम उतने कोई जानते हैं जितने लोग हमारे फेसबुक पे लिख देते हैं। जितनों के यहाँ हम चले जाते हैं, वो हमारी तरह ज्यादातर अधेड़ और बूढ़े लोग हैं, और थोड़े बहुत यंग भी हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर हमारी आपकी लाइन के हैं। तो वो हम उस लाइन को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं जो नीचे चल रही है, ये है। हाँ, नहीं लेकिन जो विमर्श हो रहा है सर, वैसे आपके लिए मैं अभी कंट्राडिक्ट करूँगा क्योंकि आप बड़े भाई हैं तो मैं कंट्राडिक्ट नहीं करता, तो बाकी आपको कोई बुरा मानता नहीं, ये साफ है ना? और हैं भी नहीं आप। नहीं, ठीक न है। सूचना तंत्र में, न व्यवस्था में, न सोच समझ में, है ना? और नहीं, आप सब चीज़ों के साथ चल रहे हो और सबसे खड़ी नहीं, खास बात ये है कि जो मैंने शब्द इस्तेमाल कर लिया, उससे आप बहुत दूर हैं, जो जिसे हम ऑस्ट्रिच सिंड्रोम कहते हैं। नहीं, नहीं, आप नहीं, जागे ऐसा हुए नहीं। लोग हैं। हम बिना विवेकानंद ने चाह, जब कहा होगा कि हाँ। जागो और उठो, जागृत, तो शायद आपको सोचा ही होगा नहीं, नहीं, और आप तब जाग गए। नहीं। तो लेकिन मैं खैर, ये समझना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक विमर्श हो गया है, एक विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री को गद्दार बोले, मतलब मैं कोई विपक्ष और उस पे नहीं, मैं ओवरऑल इस विमर्श पर बिल्कुल, बात कर रहा हूँ। और सत्ता बिल्कुल। पक्ष विपक्ष के नेता को हर दिन कुछ ना कुछ बोलता रहे, शब्दों का कोई भी हेरफेर होगा। इससे ये क्या बता रहा है? ये देश में राजनीतिक बेचैनी को बता रहा है या विपक्ष के नेता अपनी हार को नहीं हजम कर पा रहे और सत्ता पक्ष अपनी सरकार की जीतों को इतना कूलली नहीं ले पा रहे? क्या है? मुझे लग रहा है कि अब हमारा नेतृत्व, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, उसमें उस तरह की योग्यता नहीं है, जैसे हमारे पूर्वजों में थी। देखिए अटल जी भी इसलिए जाने जाते थे कि वो अच्छा भाषण देते थे, जिसमें वो श्रीमती गांधी पे मजाक किया करते थे। लेकिन उस सब के बावजूद एक बहुत बड़ी मर्यादा उन लोगों के बीच थी।
नेहरू जी और अटल जी के बीच के रिश्तों के हम डिटेल्स पढ़ते हैं तो देखिए क्या मर्यादा थी। और इनके अलावा जो बहुत सारे, चंद्रशेखर जी थे, वीपी सिंह थे, राजीव गांधी के आने के बाद, और या यूं कहें संजय गांधी के आने के बाद, संजय गांधी नहीं रहे, कम उनका समय रहा, हाँ हमारे यहाँ चीजें बिगड़ना शुरू हुई। जो ये विमर्श में जो आप कह सकते हैं कि जो नीचापन आना शुरू हुआ, ये सही है कि हमारे बहुत सारे सोशलिस्ट नेता भी बहुत कुछ कहते सुनते थे, राजनारायण जी वगैरह के ऐसे राजनारायण जी विद्वान थे, जैसे लोग थे। हाँ असाधारण है, लेकिन हाँ उसमें लेकिन कुछ मधु मस्करा दंडवते और मधु लिमये जैसे लोग भी रहे हैं। बड़े गंभीर लोग साथ साथ थे, तो वो उसमें ये होता था कि एक मस्खरा है, बाकी सारे लोग इस तरह के हल्के लोग नहीं थे। अब हमारी समस्या ये है कि हमें अब गंभीर आदमी ढूंढना मुश्किल है। अब हमारे यहाँ वो रवि किशन जैसे लोग नेता हैं, मनोज तिवारी भी नेता हैं, वो क्या नाम प्रवेश वर्मा भी नेता हैं, अनुराग ठाकुर भी नेता हैं, तो या वो कंगना रनौत नेता हैं। हमारे यहाँ जो नेतृत्व है इधर भी मतलब एक लाइन लगी हुई है। तो इससे हम क्या, मतलब किसी विमर्श में हम उस तरह की सामर्थ्य, शाब्दिक सामर्थ्य, हाँ मैं नाम भाषाई इसलिए नहीं लेता सामर्थ्य, क्योंकि नाम बहुत लंबी लिस्ट है, कितने नाम लेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मतलब ये लोग प्रभावित नहीं करते, इतना तो मैं कह सकता हूँ। मैं कोई जी उनको उस तरह से कोई उल्टा शब्द नहीं उनको कह रहा हूँ, उन्होंने चाहे जो कहा हो, लेकिन मैं ये पाता हूँ कि वो मुझे प्रभावित नहीं करते, इतना तो मैं कह सकता हूँ। वो बिल्कुल भी मुझे प्रभावित नहीं करते। हम लोगों की असहमति वैचारिक बहुत सारे लोगों से बहुत समय रही है, लेकिन हम लोग उनको सुनने जाते थे और सुन के आते थे, उन पर रिपोर्ट करते थे, लिखते थे, और हम लोग भी कोई उनके बारे में अभद्रता नहीं करते थे। असहमति रहती थी, अभद्रता नहीं थी। अब असहमति तो है, वो तो है ही है, लेकिन अभद्रता ने असहमति को अपने अंदर अंगीकार कर लिया है। ये एक समस्या है। जी। नहीं तो आप कैसे इसको करेंगे? फिर लोग कहेंगे भी आप बोलते नहीं कि राहुल जी ने जब गद्दार कह दिया प्रधानमंत्री को तो ये पर तो आप कहते नहीं, और प्रधानमंत्री जी किसी को बोल रहे हैं नहीं, या सरकार में कोई मैं बोल दे। अब आप क्या लेकिन कह अब रहा हूँ, मुझे विधानसभा चुनावों में हुआ कि मैं उल्टा लटका दूंगा, उन्होंने कहा रात को 12 बजे मैं देखूंगा कौन माई का बाप लाल है, और क्या मैं क्या बोला, मेरे को तो शब्द भी याद नहीं आते। मैं आपके कार्यक्रम में कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो व्यवहार और बोलचाल बहुत सारे लोगों के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में, अन्य के बारे में होता है, अपने लोगों के बारे में भी होता है, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। मुझे नहीं लगता कि उनमें वो या तो भाषाई अयोग्यता है, क्योंकि उनकी भाषा अंग्रेजी है, मूलतः पढ़ाई लिखाई उनकी सब अंग्रेजी में हुई है, उनका वो ग्रो अप अंग्रेजी में हुए हैं। अंग्रेजी में बोलते समय उनमें लगता है कि वो पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन जब वो हिंदी में बोलते हैं और दूसरों को संबोधित करते हैं तो बहुत बार मैं उससे सहमत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है। हम इसको पसंद नहीं कर पाते, मतलब हमारी अपना ये है कि इस जी बात को हमें लगता है कि जैसे मैं हमेशा ही मोदी जी की मैं ढेर सारी आलोचना करता हूँ, लेकिन मैं जी लगा के करता हूँ जब तक वो इस देश के प्रधानमंत्री है या जी वो गृह मंत्री हैं, तो मैं उसमें ये कभी गलती नहीं करता हूँ, लगभग हमेशा बोलने में और लिखने सब में। तो नहीं, ये है कि असहमति अलग अलग चीज है, असहमति अलग चीज है। आलोचना अपनी जगह है, लेकिन मतलब ये नहीं होता कि आप भाषाई गाली गलौज करने लगे, झगड़ा करने लगे, दूसरे को अपमानित करने वाली भाषा जो है वो नहीं होनी चाहिए। आलोचना होनी चाहिए, बिल्कुल, जितनी आप में योग्यता हो उतनी करिए, और जरूर करिए। आलोचना लोकतंत्र का हार है, बिना हाँ आलोचना के लोकतंत्र मृत है। तो लोकतंत्र के लिए आलोचना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि विमर्श का एक स्टैंडर्ड हो, और दुर्भाग्य से वो अब नहीं है। अच्छा, फिर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, राहुल गांधी जी के लिए बोल दीजिए, प्रधानमंत्री जी के लिए बोल दीजिए, अमित शाह जी के लिए बोल दीजिए, और आपने और नाम लिए। आपके जो मित्र हैं, हमारे जो मित्र हैं, आपके ज्यादा बड़े मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं। मेरे को तो खैर मित्र मानते नहीं लोग, इसलिए मैं कहता हूँ कि ठीक है। वो जो विमर्श कर रहे हैं जी, उस पर क्या कहेंगे जी। आप? वो तो बहुत कठिन हो गया है। हम अपने मित्रों के बारे में तो हम लोग अब कहने लायक ही नहीं बचे, सच्चाई है। उन लोगों ने भी पाले खींच लिए हैं, और वो पाले खींचना तो ठीक है, हमेशा रहे हैं पाले, लेकिन इस स्तर पे उसमें भी उसका भी विमर्श खत्म हो गया। और देखिए, ये इसके लिए तो इसमें मार्क्सिज्म आता है बीच में। ये चीजों को आर्थिक रिश्ते तय करते हैं, बाकी सब चीजें सुपर सुपर स्ट्रक्चर है। बेस स्ट्रक्चर आर्थिक कारणों से बनता है। हम और आप जिस दौर में हैं और अपने बच्चों के लिए जो दौर छोड़ने वाले हैं,
उसमें आर्थिक रिश्तों की कड़वाहट बेतरह बढ़ती जाती है। बड़ी गलाकाट प्रतियोगिता है नौकरी पाने की, नौकरी बचाने की, नौकरी में रहने की, बेरोजगार हो जाने के बाद सर्वाइव करने की। ये सब हम लोग जब शुरू में पत्रकारिता में आए थे, मैंने तो कोई ऐसी डिग्री भी नहीं ली थी पत्रकारिता की, तो चीज़ें इस तरह की मुश्किल नहीं थी। इस समय जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, बहुत सारे हम लोगों को ये सोचते हैं कि हम कोई नौकरी उनकी दिला सकते हैं, कोई हमें जानता होगा एडिटर या ये वो, और हम उस समय पाते हैं कि वो हमसे बहुत ज़्यादा कठिनाई में। एक तो वो पैसा देके विभिन्न जगहों पे पढ़ के आ जी, रहे हैं, अब आजकल हर चीज़ बड़ा भारी बड़ी पैसे महँगी की, पढ़ाई हो गई है। बड़ी महँगी पढ़ाई हो गई, तो वो फ्रस्ट्रेशन उससे पैदा होता है कि घर से प्रेशर रहता है, लोगों की आय बढ़ नहीं रही है, तो अपने बच्चों को किस तरह से लोग पढ़ा रहे हैं, वो कठिनाई हम समझ सकते हैं। हमारे दौर में भी बहुत कठिनाइयाँ थी, हम लोग बहुत साधारण लोग थे, लेकिन इसके बावजूद ये इस समय जो कठिनाई और तनाव है, हम देख रहे हैं चारों तरफ परिवारों में और निजी रिश्तों में, तो उससे वो हमारे समय से ये लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग दौर में हैं और आने वाले दौर में और चैलेंजिंग दौर में होंगे। तो ऐसे में अफ़सरों का देख लीजिए, हमारे समय में 81, 82, 83 बैच के आईएएस, आईपीएस जी, ऑफ़िसर्स आए आईएएस ज़्यादातर, जब ऑफिसर्स हम लोग पत्रकारिता में आए। जी, जी, तो वो लोग पोस्ट हो गए थे, कोई डीएम था, कोई यहाँ था, कोई वहाँ था। उनमें से बहुत सारे लोग दोस्त थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उसमें से अनेक ऐसे थे जिन्हें हम सोने में तौल तौल सकते थे। हम जानते हैं उन्हें, पूरा जीवन उन्होंने जिया है और वो बहुत साधारण जीवन के साथ रिटायर हैं, तो छोटे-मोटे पैसे हैं, मुश्किल से एक आध घर-वर बना लिया है और बहुत ही सामान्य जीवन, कभी किसी को मैंने पाया ही नहीं कि ₹1 ₹2 का ही कोई मामला कहीं कोई लगा दे। छोटी-मोटी सिफ़ारिश में भी उनका नैतिकता और उनका संविधान और उनकी वो शुचिता आड़े सारी चीज़ें आती सही। थी। ऐसे थे वो, ऐसे अनेक हैं। एक अफ़सर ने, हमारे दोस्त हैं, नाम तो वो देखते रहते हैं कार्यक्रम, वो जान ही जाएँगे। उनका 1 महीने में मायावती जी के ज़माने में 3 बार ट्रांसफ़र हुआ। केंद्र में केंद्रीय सर्व सेवा में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर के थे, तो उत्तर प्रदेश में आ गए। उनके रिश्तेदार मायावती जी के एक बड़े क्लोज़, बड़े पावरफुल व्यक्ति थे। इसके बावजूद उनका 1 महीने में 3 बार ट्रांसफ़र हुआ। तीसरी बार उन्होंने इस्तीफ़ा लिखा। उनकी लगभग 20 साल या 15 साल नौकरी बची थी और वो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गए और उन्होंने इस्तीफ़ा उनको सौंप दिया। कहा, देखिए आप हमारे संरक्षक हैं, आप मेरी सुरक्षा नहीं कर पाए, मुझे किस वजह से इन 3 जगह 1 महीने के भीतर ट्रांसफ़र किया गया? मैंने क्या किया है? चीफ सेक्रेटरी के पास वो अपना जवाब नहीं। समझाने-वमझाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा, नहीं भई, आप इन चीज़ों का उत्तर आप अगर आपके पास हो, आप हमारी तब सुरक्षा तो करने में सक्षम हो, तो मैं इसको वापस लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सक्षम नहीं हैं, इसलिए आप इसको स्वीकार करिए। देके वीआरएस लेके चले आए, उन्होंने नौकरी नहीं की उसके बाद। किताबें-वताबें लिखते हैं, पढ़ते बोलते हैं। बाय द वे उनके साथ एक सुविधा थी कि उतनी पेंशन मिल गई और पत्नी उनकी चल गया काम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापक है। ऐसे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन नहीं तो इधर कोई मैं बड़ा देख फ़र्क रहा तो हूँ जो नहीं आया नौजवान ना। पीढ़ी, आपने कहा कि आपके और नहीं, हमारे नहीं, ज़माने के बहुत सारे अफ़सर थे जिनको सोने में तौल सकते हैं। नहीं, मैं बता अब वाले अफ़सर नहीं, अपने मैं आप ही बताना तौल चाहता लेते हैं। हूँ। यस, अब जो यंग ऑफिसर आ रहे हैं जिले में, बिल्कुल नए, अभी फर्स्ट पोस्टिंग है, सेकंड पोस्टिंग है, और मुझे आके कोई बताता है कि सर डाका डाल रहे हैं, बंदूक के लाइसेंस में इतना ले रहे हैं, ज़मीनों के मामलों में इतना ले लेते हैं, हर एसडीएम को ऐसे लगा रखा है, देखिए उस एसडीएम, मतलब ये बताने वाले राजनीतिज्ञ भी हैं, अफ़सर भी हैं, सब बता सभी रहे है, हैं। अपने लोग अब भी हैं। ऐसे 1-2 ढूँढना मुश्किल है। तो ये जो चैलेंज आया है, एक्चुअली उनके जीवन में चैलेंज आ गया ना। उनके समय में बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे उन्होंने देख लिए जो 15,000 करोड़, 12,000 करोड़, 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ के लोग हैं। मालिक हो गए। उनकी सीबीआई जांच चल रही है, वो मैनेज कर ले रहे हैं, सत्ता के भी प्रिय हैं, अच्छी पोस्टिंग पा रहे हैं। वो पोस्टिंग खरीद रहे हैं एक्चुअली, पा नहीं रहे हैं, आजकल तो सब खरीदा जाता है। खरीदा। और हर सरकार में वो प्रिय हैं और वो सफल माने जा रहे हैं। तो ये सब क्राइटेरिया एकदम बदल गए हैं। तो इस वजह से क्या है कि चारों तरफ अब कुएँ में भांग है, तो मुझे तो बच्चों के लिए जो जीवन हम सोच रहे हैं कि वो मुश्किल अब लग क्रिएट हो गया है, बहुत चैलेंजिंग होगा, तो उसमें अब शुचिता कैसे बचेगी? इसलिए हम वो जो लोग जो कर रहे हैं, जिन जो आपने इशारा जहाँ किया, वो मेरा ख़्याल है वो चुनौती है जो उनसे वो करा रही है और उनमें वो सामर्थ्य नहीं बची या समहाउ उनकी असुविधा होगी कि वो इसको लात मार के बाहर निकल आते, तो वो बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं, हमारे समय में बड़े नायक हैं लोग,
जिन्होंने बड़ी बड़ी इस तरह की पोजीशंस करते हैं, को बहुत सारे लोग होते हैं स्वीकार नहीं किया, और अभी भी हमारे आसपास बहुत सुंदर लोग हैं, और इसीलिए शायद हम लोग भी ये सब कर पा रहे हैं। जी, सब क्षेत्रों में हैं, वो राजनीति में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, पत्रकारिता में भी, वो ठीक है। सब जगह पता नहीं कम होते जा रहे हैं। हम इस प्रोग्राम को कहाँ से कहाँ ले गए हैं मुझे नहीं पता, और कुछ लोग कहेंगे ये दो बुजुर्ग लोग जो हैं, बूढ़े लोग कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द पर मुझे नहीं पता कि इसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं। एक फर्क मैंने देखा जिसको आप तस्दीक कर सकते हैं कि हमारा जब मतलब शुरुआती दौर था पत्रकारिता का या करियर का, और हमारे प्रोफेसर्स भी होते थे, टीचर्स भी होते थे, तो उस समय पैसा कैसे कमाया गया ये महत्वपूर्ण होता था। लोग इस पर तय करते थे कि आपने पैसा कैसे कमाया है, नहीं कमाया उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता था, नहीं कमाया, लेकिन कैसे कमाया ये महत्वपूर्ण था। आज ये सवाल बदल गया है, वो ये सवाल तो रहा ही नहीं कि पैसा कैसे कमाया, सवाल है पैसा है कि नहीं है। क्या ये जो सोच है इसने सारे सिस्टम को बदला? हो सकता है मैं बहुत ही अलग तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा आपसे तो पूछ ही आप सकता हूँ। बिल्कुल बुनियादी बात, आप एक्चुअली बुनियादी बात कर रहे हैं। सोशल साइंस की बुनियादी बात ये है, ये जो आर्थिक हलचल है ये समाज के कैरेक्टर को बनाती बिगाड़ती है। और जब दुनिया के सबसे बड़े देश में जो आर्थिक रूप से सबसे बड़ा है, सामरिक रूप से सबसे बड़ा है, उसके राष्ट्राध्यक्ष में आप इतना पतन देख सकते हैं कि जो दिन में 4 बार 6 बार उसके बयान बदल जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि वो कर क्या रहा है। उसके बारे में उसके देश में आरोप आ रहे हैं कि वो इन बयानों के जरिए सट्टा खिला रहा है अपने परिवार के लोगों का। अब तो वहां के अखबार ये सब रिपोर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं मार्केट को जिस तरह से वो अनस्टेबल करते हैं, शेयर मार्केट को, पेट्रोल और क्रूड ऑयल को, सारी चीजें, और उससे सट्टा बाजार में पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, उससे उनके दोस्तों का या उनके बच्चों का सबका पैसे बढ़ रहे हैं, उनके खुद के पैसे बढ़ रहे हैं। तो ये सब जो खुलेआम सब जगह वहां से हो रहा है, तो फिर यहाँ कैसे बचेगा? सवाल ये है, जब वहां हो रहा है तो हम बचा नहीं, हम एक द्वीप बना के नहीं रह सकते क्यूबा की तरह, क्यूबा भी खतरे में। चलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे जो सब लोग हैं वो देख रहे होंगे तो पूछेंगे कि ये सब क्या कर रहे हो आप, ये चर्चा को वो कैसे देख रहे हैं, नहीं देख रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा मन था कि आपके साथ वो सारी जो हलचल चल रही है जिनको हम खारिज कर रहे हैं, हो सकता है अभी समाज पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि समाज खारिज कर देता तो ये सब चलता रहता। जी, ऐसा आपको लगता है? एक्चुअली वही समाज कर नहीं पाता। समाज तो देखिए उसे तो दौड़ाया जाता है। अब इस समय वो जिन कठिनाइयों में दौड़ रहा है, तो हम उससे ऐसी उम्मीदें लगाएं जो प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे बहुत से लोग लगाते हैं, लेखों में लिखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ऐसा इसलिए नहीं कर सकता कि इतनी तेज दौड़ लगी हुई है जिंदा रहने में, कमाने में, और आर्थिक जो कठिनाइयां, चैलेंजेस आ रहे हैं, वो इंसान को इंसान नहीं रहने दे रहे हैं। और इंसान में पाशविकता, तो पशु तो कंपैरेटिवली ज्यादा सभ्य है। पता नहीं इंसान में जो इंसानियत इससे लोप हो रही है, वो हमारे दौर का सच है। और सबसे बुरा ये है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के दौर का वो और कड़वा सच होगा। ये तो प्रोग्राम खत्म करूं तो क्या हम ये आपके हिसाब से पेसिमिस्टिक नोट पर खत्म कर रहे हैं या ऑप्टिमिस्टिक नोट पर खत्म कर रहे हैं? नहीं, हम क्या कह सकते हैं, वो हमें तो अब लगता है कि संसद में या बहुत सी विधानसभाओं में तो हो चुका है, संसद में भी बहुत कुछ हो चुका है, कुछ और नया, कुछ हम और भद्दा देखने को अभिशप्त है। और भाषा के लेवल पर तो इससे भी और आगे, अब इन्होंने ये कहा है तो उधर से भी कुछ उससे भी ज्यादा आने ही वाला होगा, तो हम लोग उसको सुनने और सहने के लिए अभिशप्त है, कुछ क्या कर सकते। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बात हो सकता है आपको लगता होगा कि क्या बातें करते रहते हैं लोग, खबरों पर बात करते हैं हम।